हेलो एवरीवन। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ प्लेट गर्डर का समझाने के लिए। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि सर ने क्या क्या चीज़ें बताई है क्लास में। जो क्लास नहीं गए थे उनके लिए, तो सर ने बोला था कि प्लेट गर्डर से सबसे आसान क्वेश्चन आएगा। पहले तो मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 टॉपिक्स हैं हमारे, उनमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन हमारे को एनी 4 करने हैं उनमें से। हर क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा और हर क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। हमें एनी 4 करने हैं। प्लेट गर्डर का सबसे ये चीज सारे क्लास में बताइए कि प्लेट गर्डर का सबसे आसान क्वेश्चन आएगा। ट्रस फ्रेम्स और वाटर टैंक से मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और बिल्डिंग मशीनरी से हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा। ये सर ने क्लास में बताया था। तो वाटर टैंक भी इजी है, प्लेट गर्डर भी इजी है, तो ये दोनों क्वेश्चन कर लो, एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे। ठीक है। तो प्लेट गर्डर में समझा दे रहा हूँ जितना मेरे को समझ में आया है वो। एक बार मैं ये वीडियो बना के सबको समझा दे रहा हूँ, जिसको नीड है वो देख ले, और जिसको नीड नहीं है वो मतलब जिसने कर रखा है उसको देखने की जरूरत नहीं है। कुछ डाउट वगैरह हो तो वो भी सॉल्व हो सकता है इससे। तो देख लो एक बार, मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे क्या किया है इसमें। तो ये मैं एमटी का क्वेश्चन है जो सॉल्व किया है सर ने, उसको मैंने कॉपी किया है। जो सॉल्यूशन भेजे हैं सर ने एमटी के प्लेट गर्डर के, वही मैंने कॉपी किया है और उसी से मैंने समझा है। तो ऐसा है कि प्लेट गर्डर का क्वेश्चन, जो ट्यूटोरियल जो प्लेट गर्डर का है वो भी सेम है, एमटी का क्वेश्चन भी सेम है, और ईटी में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आने के काफी हाई चांसेस है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके। तो प्लेट गर्डर सबसे आसान है, तो ये 5 पेज का ही है इसका। तो किसी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हो तो ये 5 पेज रट लोगे तो भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे को पहले इस डायग्राम को विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने के लिए गूगल पे सर्च करना प्लेट गर्डर, और इमेजेस पे जाके प्लेट गर्डर की इमेजेस देख लेना। ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो है, ये फ्लेंज पार्ट होता है। एक पार्ट होता है वेब होता है, और ये जो लाइन से बनी हुई है ये स्टिफनर्स है। इसको विजुलाइज मैं अभी मतलब ऑनलाइन मोड पे तो नहीं करवा पाऊंगा, बट ऐसा है कि गूगल से एक इमेज देखोगे तो वो वहां से समझ में आ जाएगा। साइड व्यू से देखोगे ये, तो ये मतलब प्लेट गर्डर का साइड व्यू है, तो ये वाली इमेज विजुलाइज कर पाओगे, है ना। और अम, अगर इसको अ, चलो ठीक है, ये विजुअलाइजेशन का देख लेना। मतलब ये बहुत जरूरी है कि एक बार विजुअलाइज हो जाए कि प्लेट गर्डर किस टाइप का होता है, क्या चीज होती है, स्टिफनेस क्या होता है, फ्लैंज क्या होता है, वेब क्या होता है। 3 पार्ट होते हैं प्लेट गर्डर के। और प्लेट गर्डर यूज कहाँ होता है? प्लेट गर्डर यूज होता है ब्रिजेस के नीचे। लोड को जो ब्रिज का जो लोड होता है, लाइव लोड जो ब्रिज पे लगेगा, और ब्रिज का खुद का अपना डेड लोड होता है, उनको सपोर्ट करने के लिए 2 प्लेट गर्डर लगाए जाते हैं। तो ब्रिजेस में यूज होता है, कभी देखा होगा तुमने। मैंने तो मतलब ऑब्जर्व नहीं किया, इतना कभी देखा नहीं, बट ब्रिज में यूज होता है ये। तो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन क्या आया था एमटी में, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन था कि लोडिंग हमें दे रखी है 7 टन्स पर मीटर फॉर ईच गर्डर, 100% ऑन ईच गर्डर। लाइव लोड, हमारे को लाइव लोड दे रखा है 7 टन पर मीटर। और क्योंकि 2 गर्डर्स होते हैं तो हमें एक गर्डर के लिए दे रखा है कि एक गर्डर पे 7 टन पर मीटर लाइव लोड लग रहा है, और ये पूरा का पूरा लोड गर्डर पे लग रहा है, 100% लोड। और इसका डेड लोड दे रखा है, वेट ऑफ सिंगल गर्डर 45 टन। तो ये डेड लोड हो गया, वेट वेट जो है खुद का वेट, ये डेड लोड हो गया। सीडीए एक टर्म दे रखी है, सीडीए, इसकी फुल फॉर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक ऑगमेंट, और सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर।
तो ऐसा होता है कि जैसे ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर कोई भी गाड़ी वगैरह चलती है तो ब्रेक्स वगैरह लगते हैं तो इम्पैक्ट आता है। और मतलब कुछ भी सडन स्पीड बढ़ाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो इम्पैक्ट आता है। तो उसी चीज को डिजाइन में इंक्लूड करने के लिए ये सीडीए फैक्टर यूज में लिया जाता है। ये इसको कैलकुलेट भी करवाया है सर ने क्लास में। इसके कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, बट वो मैंने पढ़ा नहीं है। और वो फॉर्मूला मतलब ऐसा है कि मतलब वो मैंने किया नहीं है, और एग्जाम में भी शायद तक वो नहीं आएगा। मेरा जितना मेरे को आइडिया है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। डायरेक्ट वैल्यू देंगे तो वो मैं कर भी नहीं रहा। इसके बाद ये तीन तीन चीजें तो गिवन है, 7 टन पर मीटर लाइव लोड, डेड लोड 45 टन, और सीडीए 1.2। और पूछा हमें है फॉर द प्लेट गर्डर शोन डिजाइन द सेंटर स्पान फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। सेंटर स्पैन को मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन करना है। अब सेंटर स्पैन क्या होता है? सेंटर स्पैन बीच वाला पार्ट, अ, जो ये वाली चीज है, ये वाली जो चीज है, इसका ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ, ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट। तो ये बेंड हो, लोड इसके ऊपर पड़ेगा तो ये बेंड होएगा। बेंड होएगा तो हमें डिजाइन करना है बेंडिंग मूवमेंट के लिए कि मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट को ये झेल ले प्लेट गर्डर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेंटर स्पान को मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन करना है। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिजाइन द एंड स्पैन फॉर शेयर। शेयर के लिए एंड स्पैन को डिजाइन करना है। अब क्या है कि एंड वाले पार्ट में ये एंड एंड स्पैन का मतलब है कि एंड वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे शेयर फेलियर होता है। टेंशन या कंप्रेशन इस टाइप की कुछ चीज लगती है, शेयर फेलियर होता है, इसलिए इनको शेयर के लिए डिजाइन करवाया गया है। और बीच में बेंडिंग होती है, ऐसे ऐसे बेंड होता है ये, इस टाइप से बेंड होगा तो बेंडिंग होती है। अ, तो एंड स्पैन जो है वो शेयर के लिए डिजाइन कर रहा है। और तीसरा है कि हमें स्टिफनर्स को भी डिजाइन करना है। स्टिफनर क्या चीज होती है, वो गूगल की इमेज से देख लेना। स्टिफनर ये वाले जो सपोर्ट होते हैं, ताकि वेब वेब को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ये वेब वाला जो पार्ट होता है उसको सपोर्ट करने के लिए स्टिफनर्स होते हैं। तो ये इमेज एक बार विजुलाइज कर लेना। वो इमेज मैं भेज दूंगा। अगर मतलब एक सिंपल सी इमेज है, गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगी, वरना मैं भेज दूंगा। किसी को चाहिए हो तो बता देना, है ना। और ये एरो मेरे को मैं चाह रहा था कि एरो हो जाए तो शायद तक सही से दिख जाए। तो अ, अच्छा, ये पॉइंटर ऐसे ही रहेगा, एरो नहीं आएगी इसमें। ओके, तो ये क्वेश्चन समझा दिया है मैंने। और ये लेंथ इसकी 40 मीटर दे रखी है, हाइट इसकी 4 मीटर दे रखी है। अब लास्ट में लिखा है कि फॉलो द रेलवे स्टील कोड एज पर वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन। रेलवे स्टील कोड फॉलो करना होता है इसमें, और वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड से डिजाइन करना होता है। तो ये चीज समझने की मतलब अभी कोई जरूरत मेरे को समझ में भी नहीं आती, वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड क्या होता है, रेलवे स्टील कोड क्या है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो ये अभी मतलब यूज भी नहीं आएगा। और दे रखा है कि डोंट चेक फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के लिए चेक नहीं करना है, तो हम वो चेक भी नहीं करेंगे, और मेरे को आता भी नहीं है कैसे चेक करते हैं और डिफ्लेक्शन क्या होता है वो सब। अब ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या है कि ऊपर वाला जो फिगर था, ऊपर वाला ये जो फिगर है, इसी को सिंप्लीफाई करके सर ने ये फिगर ड्रॉ कर दिया है। ये फिगर ड्रॉ कर दिया है, ये 40 मीटर है, ये 4 मीटर है। लाइव लोड 7 टन पर मीटर है। डेड लोड पर मीटर लेंथ निकाल रहे हैं हम। डेड डेड लोड 45 है,
और वो पूरे 40 मीटर के स्पैन पे फैला हुआ है, तो डिवाइड बाय 40 कर देंगे तो डेड लोड पर मीटर आ जाएगा 1.125 टन पर मीटर। और सीडीए 1.2 दे ही रखा है, और लाइव लोड और सीडीए का रिलेशन अभी मैंने बताया था, तो सीडीए को लाइव लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इम्पैक्ट इम्पैक्ट फैक्टर है वो इंक्लूड हो जाएगा, तो 8.4 टन पर मीटर आ जाएगा ये। और डेड लोड यही है, टोटल लोड इन दोनों का सम हो जाएगा 9.525 टन पर मीटर। अब सेकंड पेज है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले ये डिजाइन द एंड स्पैन फॉर शेयर, पहले सेकंड वाला पार्ट सर ने सॉल्व किया है, फिर फर्स्ट वाला किया है, और फिर थर्ड वाला किया है। तो पहले सेकंड वाला देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया है सर ने। शेयर स्ट्रेस चेक। शेयर स्ट्रेस जिसको टाउ भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये वी है, जो इसका मतलब वी है शेयर फोर्स, डी टी, डी है डेप्थ, और टी है थिकनेस। डी बता देता हूँ एक बार। ये ये पूरी 4 मीटर जो है डेप्थ है, ये डी है। तो ये वेब की हाइट या फिर वेब की डेप्थ ये डी है। और थिकनेस, ये थिकनेस है वेब की थिकनेस। अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे प्लेट गर्डर को, तो ये वाली इमेज दिखेगी हमारे को, विजुलाइज कर लेना इसको गूगल इमेज से। तो टाउ ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, वी अपॉन डी टी। अब शेयर वी है शेयर फोर्स, शेयर फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल बाई टू। डब्ल्यू एल बाई टू कहाँ से आया? ये यूनिफॉर्म लोडिंग जब होती है तो डब्ल्यू एल बाई टू रिएक्शन जो होता है वो डब्ल्यू एल बाई टू लगता है दोनों के ऊपर, तो ये वहीं से आया है शेयर फोर्स। डब्लू हमने अभी पहले निकाला था 9.525 इंटू लेंथ 40 है, डिवाइड बाई 2 किया तो 190.5 टन आ गया ये। और डी हमें गिवन है 4 मीटर, जिसको हमने एमएम में कन्वर्ट कर दिया तो 4000 एमएम हो गया। टाउ की वैल्यू 94 एमपीए होनी चाहिए। ये ऐसा है कि अगर इतनी इतनी या इससे कम टाउ आ रहा है तो 94 या 94 से कम शेयर स्ट्रेस आ रही है तो हमारा जो प्लेट गर्डर है वो सेफ है। अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस, तो वो फेल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये कोड में गिवन है, इस वाली वैल्यू को याद कर लेना है हमें। एक ये वाली वैल्यू याद करनी है, और दो तीन मैं और बताऊंगा जो वैल्यूज याद करनी है। अ, अब ऊपर वाला जो फॉर्मूला था, ये वाला जो फॉर्मूला था टाउ इज इक्वल टू वी अपॉन डी टी, इसमें हमने वी निकाल लिया, डी निकाल लिया, और टाउ कोड से ले लिया, तो थिकनेस निकालेंगे, थिकनेस निकालेंगे तो आएगी 5.066 mm। मतलब ये अभी नंबर्स पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो। बट दिस थिकनेस इज वेरी लेस। अभी क्या क्या होता है कि d1/t की वैल्यू 175 के अराउंड होनी चाहिए, 175 या 175 से कम, थोड़ी मतलब 175 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये चीज कोड में गिवन है। ओके। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, d1/t शुड नॉट बी ग्रेटर देन 175 फॉर माइल्ड स्टील अकॉर्डिंग टू ब्रिज कोड। ब्रिज कोड के अकॉर्डिंग ये d1/t की वैल्यू 175 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट हमारी जो t की वैल्यू आई है वो 5.066 आई है। और d1 क्या चीज होती है, d1 समझा देता हूँ। अ, जैसे हम चार एंगल सेक्शन प्रोवाइड करेंगे, 200 × 200 × 15 के आईएससी सेक्शन, ये आईएससी सेक्शन एंगल सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ये 200 है, ये 200 है, और थिकनेस 15 mm है। ओके। तो डी ये वाली लेंथ है इनके बीच की, तो ये वाला डी 4000 है, 4000 mm।
ये 200 है, ये 200 है, तो 4000 में से 200 माइनस, मतलब 400 माइनस कर देंगे तो 3600 आ जाएगा। ये 4000 माइनस 200 माइनस 200, 3600 आ गया। तो अब D1 की वैल्यू 3600 आ गई, टी की वैल्यू हमारे पास आई थी, टी की वैल्यू 5.066 mm आई थी। तो अगर टी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और D1/T करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 700 के अराउंड, जो कि 175 से बहुत ज्यादा है। तो इस उस वैल्यू को कम करने के लिए हमें टी को बढ़ाना पड़ेगा। टी को हम बढ़ाते बढ़ाते 22 मान लिया हमने। 22 क्यों माना, ये अभी 22 अगर यहाँ रखेंगे, D1 3600 है, नीचे 22 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 163 के अराउंड, 175 से जस्ट नीचे। तो हम इंटीजर्स में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ताकि इजी कैलकुलेशन पड़े। अगर हम 24 रखेंगे तो ये वैल्यू 163 से कम आ जाएगी, और 20 रखेंगे तो 175 से ज्यादा आ जाएगी। तो हमें 175 का राउंड रखनी थी, इसलिए हमने 22 ले लिया। इसके बाद लेट अस टेक t इज इक्वल टू 22 mm बिकॉज D1/T, ये समझा दिया अभी मैंने। अब नाउ टाउ, अब टाउ वापस वो ऊपर वाले फॉर्मूले से टाउ को कैलकुलेट किया अपन ने। 190 इंटू 10 ये 190.5, तो क्या चीज है, शेयर फोर्स ऊपर, ये ये वाला फॉर्मूला है ना, यही लगा है, शेयर फोर्स D/T। तो 22 तो थिकनेस हो गई, 4000 डी हो गया, और 190.5 इंटू 10⁴ V हो गया। तो इससे टाउ की वैल्यू आ गई 21.64। अब ये वाली वैल्यू 94 से कम है, इसका मतलब हमारा जो प्लेट गर्डर हमने शेयर के लिए डिजाइन किया है वो सेफ है। तो ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। बी पार्ट जो था हमारा, ये वाला पार्ट जो था, डिजाइन द एंड स्पैन फॉर शेयर, ये खत्म हो गया, ये हमने कर लिया। ओके, अब ये वाला पार्ट करेंगे, डिजाइन द सेंटर स्पैन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अगर समझ ना आ रहा हो तो पॉज करके समझ लेना, और मतलब किसी दोस्त वगैरह से, किसी से भी अपने डाउट पूछ लेना। In addition to plate, we will also provide four angles as shown below. फोर एंगल सेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे प्लेट के अलावा। जो ISA के 200x200 इसके डायमेंशन, ये वाला लिया है हमने। यही क्यों लिया है, ये मतलब यूजुअली यही लेते हैं, पता नहीं यही क्यों लिया है, दूसरा भी ले सकते थे, बट इससे थोड़ा ये गिवन होगा एग्जाम में कि ISA इसका एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कोड से लेनी होती है, तो ये वाली चीजें सर गिवन देंगे। अब आई मेन निकाल रहे हैं हम। आई मेन मतलब मेन एक्सेस के अराउंड मूवमेंट ऑफ एरिया। ये वाली जो एक्सेस है ना, इसके अराउंड मूवमेंट ऑफ एरिया, इसके अराउंड मूवमेंट ऑफ एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो BD³/12 होता है एक तो, और जो एंगल सेक्शन है उनके लिए फोर फोर एंगल सेक्शन होंगे, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया इनटू एरिया, और फिर y माइनस सी जी का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 8.74 इंटू 10⁻10 mm की पावर 4 आ गई। और यहाँ पे सर ने जो कैलकुलेशन करी है वो गलत कर दिया है। यहाँ पे सर ने 22 का क्यूब किया है, और होना चाहिए था 4000 का क्यूब। तो यहाँ ये कैलकुलेशन गलत करी है, और इसके आगे वाली फिर जो भी कैलकुलेशन जो वो सारी गलत होगी, तो यहाँ पे सही कर लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये अपने हिसाब से देख लेना तुम। मैंने चेंज नहीं किया है, मैंने समझने से पहले ही कॉपी किया था, तो बाद में पता चला कि ये गलत है कैलकुलेशन। सेक्शन मॉड्यूलस जेड, सेक्शन मॉड्यूलस होता है जिसका फॉर्मूला I/Y होता है। I अपन ने ऊपर निकाला है, Y बता देता हूँ क्या चीज होती है। Y होता है हाफ हाफ ऑफ D, ये वाली डिस्टेंस है Y।
तो पूरा डी था 4000, तो वाई हो जाएगा 2000 mm। सेक्शन मॉड्यूलस आई अपॉन वाई, इसका आई ऊपर निकाल दिया, वाई नीचे लिखा, वैल्यू आ गई इसकी। नीचे हम निकाल रहे हैं अलाउेबल स्ट्रेस। अलाउेबल स्ट्रेस होती है एम अपॉन जेड नोट। मूवमेंट हमने अभी तक निकाला नहीं है, जेड नोट ऊपर निकाल ही लिया है। मूवमेंट का फॉर्मूला होता है WL²/8। तो डब्ल्यू लोड हमने स्टार्टिंग में निकाला था, 9.524 आया था, और इंटू L²। एल की वैल्यू 40 गिवन थी, अपॉन 8 किया है तो ये मूवमेंट आ गया। इंटू 10 इसीलिए किया है क्योंकि इसको किलो न्यूटन को टन में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 किया है। और नीचे सेक्शन मॉड्यूलस की वैल्यू रखी है, तो इससे अलाउेबल स्ट्रेस आ गई। बट ये जो स्ट्रेस आ रही है कोड के अकॉर्डिंग, ये अराउंड 110 के अराउंड होनी चाहिए ये कोड के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दो एक्स्ट्रा प्लेट और प्रोवाइड करेंगे। अब ये एक्स्ट्रा प्लेट फ्लैंज के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, जिससे कि ज़्यादा लोड बियर कर सके। Now to restrict this stress we will provide additional plate, और प्लेट प्रोवाइड कर दी। तो इनके लिए हम नया आई लिख रहे हैं, तो पुराना आई प्लस ए, ये कुछ डेरिवेशन है, मतलब इसको या तो याद कर लेना। मेरे को भी समझ में नहीं आई D/2 का होल स्क्वायर क्यों किया है, और इंटू 2 तो इसलिए किया है क्योंकि दो प्लेट्स हैं। और AD²/4 कैसे आया, ये डेरिवेशन है, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। हमें तो क्या है कि ये वाली चीज मैंने बताया अभी कि ये इसको 100 के अराउंड रखना है। अभी ये 4000 आ रही है, तो इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो ये 100 के अराउंड आ जाएगा। इसको जेड नोट को अगर हम 4 टाइम्स कर दें, तो ये अलाउेबल स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो वही किया है हमने। नीचे जो नया जेड है उसको रिप्लेस किया है 4 जेड नोट से, पुराने जेड नोट। पूरा नया जेड है उसको रिप्लेस किया है 4 जेड नोट से, इक्वल्स टू जेड नोट प्लस AD। ये वाली ये वाला स्टेप इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो वापस में पूछ लेना, है ना। अब यहाँ पे हमारे को एक एरिया निकाल लेंगे हम, प्लेट का जो एरिया है डी हमें पता है, कैपिटल डी। और now to restrict this to around 120, AD is equals to 3Z नोट, ये यहाँ से सिंप्लीफाई करके आया है, एरिया निकल गया प्लेट का। इसके बाद प्लेट साइज थिकनेस, एरिया अपॉन ये हमने प्लेट की जो लेंथ है उसको अज्यूम किया है 500। क्या चीज़ है, जैसे ये वाली लेंथ है ना, इसको हमने 500 अज्यूम किया है। 500 ही क्यों अज्यूम किया, क्योंकि 200 ये है, 200 ये है, और 22 ये है। तो 422 तो यही हो गया, 422 से बड़ी वैल्यू जो कि इजी भी हो, तो वो 5000 ले लिया हमने। अब 450 भी ले सकते थे, बट वो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती। 600 भी ले सकते थे, तो मतलब कुछ इश्यू नहीं होगा उसमें। बट ये 422 से ग्रेटर होनी चाहिए वो वैल्यू, और ये में ली है हमने। तो इसकी 65 आ रही है। ये प्लेट साइज थिकनेस, इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 70 कर दिया। अब ये वाला डायग्राम है, ये डायग्राम बनाने सर ने थोड़ा सा गलत बना दिया शायद तक ये, इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो ये बनाने की एग्जाम में जरूरत है नहीं, तो इसको छोड़ देना। यहाँ तक बी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, डिजाइन हो गई हमारी। और ये जेड न्यू निकाला है, जो पहले वाला फॉर्मूला था 4 into AD, 4 जेड नोट, सॉरी। अब स्टिफनर्स सी पार्ट कर रहे हैं हम, डिजाइन ऑफ स्टिफनर्स।
अब स्टिफनर्स के डिजाइन करते टाइम दो टाइप से करते हैं स्टिफनर्स का डिजाइन। एक तो एंड स्टिफनर्स के लिए अलग से डिजाइन करते हैं और इंटरमीडिएट स्टिफनर्स के लिए अलग से डिजाइन करते हैं। अब एंड स्टिफनर्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट स्टिफनर्स क्या होते हैं ये बता देता हूँ मैं एक बार। ये वाले जो स्टिफनर है, ये वाला और ये वाला, ये तो एंड एंड के जो ये रॉड टाइप में जो लगा हुआ है, ये एंड स्टिफनर्स है, और ये बीच वाले हैं जो इंटरमीडिएट स्टिफनर्स हैं। तो दोनों की डिजाइन अलग अलग होगी। एंड स्टिफनर पहले डिजाइन कर रहे हैं हम। ये स्टिफनर है, चार एंगल सेक्शन प्रोवाइड किए हैं अपन ने। वी अज्यूम एंगल डिफ्लेक्शन ऑफ 150 इंटू 150 इंटू 15 mm। तो इस डायमेंशन के एंगल सेक्शन प्रोवाइड किए हैं। वेब वेब पे जहाँ एंगल सेक्शन प्रोवाइड किए थे वो थोड़े बड़े थे, यहाँ पे छोटे एंगल सेक्शन प्रोवाइड किए हैं थोड़े से। अब अलाउड बियरिंग एज पर ब्रिज कोड 189 दे रखा है, ये कोड में दे रखा है। अलाउड बियरिंग इतनी 189 MPa होती है। तो ये याद कर लेना है, ये वाली वैल्यू जो जो कोड में दे रखा है वो वैल्यूज याद कर लेनी है। सर एग्जाम में भी देंगे, बट एग्जाम में पता नहीं दे ना दे, तो इसलिए याद करके जाएंगे। दो तीन वैल्यूज ये जो याद करनी है तो अच्छा रहेगा। अ, अब लोड स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट किया था टोटल लोड, वो वाली चीज ही लिखी है ये। और ये शियर फोर्स स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था वही वाली चीज लिखी है। इसका 75% 143 टन आएगा। दिस विल बी ट्रांसमिटेड बाय द आउटस्टैंडिंग लेग। ये चीज आउटस्टैंडिंग लेग ट्रांसमिट करेगा। तो आउटस्टैंडिंग लेग क्या होता है ये बता देता हूँ। ये वाला जो फिगर है यहाँ पे, इसी को मॉडिफाई करके, मैग्नीफाई करके यहाँ पे बनाया है। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ बनाया। तो ये वाले लेग्स है ना, जो बाहर वाले लेग्स, दो लेग्स है इस आई से एंगल सेक्शन के, दो लेग्स है। एक ये बाहर जा रहा है और एक ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। जो वर्टिकल वाले लेग्स है इनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग्स, चार है ये। हाँ, तो 143 टन, this this shear force will be transmitted by outstanding leg। एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग निकालेंगे अपन। 150 उसकी वो हो गई लेंथ, 15 उसकी थिकनेस हो गई, और क्योंकि वो चार चार आउटस्टैंडिंग लेग्स है, इंटू 4 कर दिया। और फिर बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, कितना कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना बियर कर सकता है वो। तो वो एरिया इंटू ऊपर जो हमने अलाउड बियरिंग ब्रिज कोड से जो देखी थी, एरिया इंटू अलाउड बियरिंग करेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी। ये आ रही है 1700 के लगभग किलो न्यूटन, जो कि ग्रेटर है 1430 से, 1430 से ग्रेटर देन है ये। तो हमें किलो न्यूटन, और यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा आ रही है, मतलब ये ज्यादा लोड बियर कर सकता है। और इसको बियर करना था 143 टन ओनली, और ये 170 टन तक बियर कर सकता है। तो हमारी ये डिजाइन है, ये ओके है। तो ये हो गया। अब टू चेक द कंप्रेसिव कंप्रेशन फोर्स इट कैन टेक, ये चेक करने के लिए सेंट, ये ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, इसको मतलब इग्नोर करना है। ISA सेक्शन ये है, और ये तीन चीजें कोड में, कोड से देखते हैं। तो कोड में मतलब ये सर पेपर में प्रोवाइड कर देंगे कि ISA सेक्शन इसके लिए ये एरिया इतना होता है, मूवमेंट ऑफ एरिया इतना होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होता है। आई ऑफ होल्ड सिस्टम, अब पूरे सिस्टम का आई अगर हम निकालेंगे तो आई, ये वाला आई इंटू 4, क्योंकि चार एंगल सेक्शन है, 896 तो आई है, और इंटू 4 प्लस 4 प्लस चार एंगल सेक्शन है, इंटू ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये वाली चीज क्या लिखी है,
इसका 4 इंटू एरिया, ये वाला एरिया, और फिर सी जी प्लस टी बाई टू का होल स्क्वायर। टी टी थिकनेस है, थिकनेस ऑफ दिस स्टिफनर, ये जो स्टिफनर है इसकी थिकनेस है। तो क्योंकि वो मिडिल पॉइंट से लेंगे तो उसको हाफ कर देंगे, 1.1 हो जाएगी वो। 22 उसकी थिकनेस है ना, तो ये यहाँ पे 1.1 करके दिखाया है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो आई होल सिस्टम का हम निकाल रहे हैं तो ये 1.1 होएगा। और इसको क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है इसलिए मतलब ये सारी टर्म्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है एमएम से। तो आई की वैल्यू आ गई। अब हम रेडियस ऑफ गायरेशन आर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए। आई अपने को गिवन है, एरिया भी आई हमने निकाल लिया, एरिया हमें गिवन है, आई अपॉन ए करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट पेज है बस, फिर खत्म हो जाएगा प्लेट गर्डर। लेंथ विल बी 3/4 ऑफ 4000। अब प्लेट वो जो स्टिफनर होता है उसकी एल इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो 3/4 होती है। कि जैसे ऊपर वाले फिगर में बताता हूँ मैं। ये पूरा 4 मीटर है, और इसकी जो लेंथ होगी, इसकी मतलब फ्लेंज फ्लेंज का पार्ट, ये ऊपर नीचे जो फ्लेंज का पार्ट है वो कट जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 3/4 होती है। तो कोड में गिवन है ये चीज की 3/4 ही होगी ये। तो 4 का 3/4 होगा 3 मीटर। तो एल इफेक्टिव हो गई 3 मीटर। एल इफेक्टिव हो गई 3 मीटर। एमएम में किया है इसलिए 3000। अब हम लैम्डा देख रहे हैं जिसका जिसको बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है एल इफेक्टिव बाई आर। एल इफेक्टिव बाई आर, आर हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है। एल इफेक्टिव 3000 है। तो सिलेंडरनेस रेशियो है, ये चेक कर लिया हमने। और अब लास्ट में हम चेक कर रहे हैं अलाउबल स्ट्रेस एंड कंप्रेशन एज पर ब्रिज कोड। तो ये आईएस कोड में दे रखा है, ये 125 वैल्यू, 125 वैल्यू वाली वैल्यू पेपर में गिवन होगी सर। कोड में से देखना होता है तो पेपर में सर ये देंगे। इंटू 4 इसीलिए किया है क्योंकि 4 एंगल सेक्शन है, और ये 4278 एरिया है। 4278 ये वाला एरिया है। तो इसकी वैल्यू आई 2139, जो कि ग्रेटर देन है 1905 किलो न्यूटन से। तो ये भी ओके है। 1905 कहाँ से आया? ये शेयर फोर्स है, वो शेयर फोर्स जो हमने कैलकुलेट करी थी, ये वाली चीज। अब एंड स्टिफनर डिजाइन हो गए। इंटरमीडिएट स्टिफनर को डिजाइन करने के लिए इंटरमीडिएट स्टिफनर डिजाइन कर रहे हैं अब हम। तो आई शुड बी लेस देन आई मेन। आई जो इंटरमीडिएट स्टिफनर का जो आई निकालेंगे अपन, मूवमेंट ऑफ एरिया, वो जो हमने आई मेन ऊपर निकाला था उससे कम होना चाहिए। तो आई का फॉर्मूला होता है 1.5 d1 क्यूब टी, ये स्क्वायर है क्यूब है पता नहीं, एस स्क्वायर। तो मतलब ये फॉर्मूला होता है, दे रखा है, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है उसमें देख लेना। और D1 की वैल्यू 3600 है, टी की वैल्यू 22 है, एस स्पेसिंग बिटवीन स्टिफनर्स है। D1 और टी अपन ने पहले कैलकुलेट कर ही रखे हैं। और अब कोड में एक और चीज गिवन है। कोड में ये चीज गिवन है कि जो स्पेसिंग बिटवीन एस की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए बिटवीन 1.5 D1 एंड 0.33 D1। इन दोनों के बीच में होनी चाहिए एस की वैल्यू। तो अ, हम कैलकुलेट करेंगे 1.5 D1 की वैल्यू 3600 है, इंटू 1.5 किया तो ये 5400 आया। ये 0.33 1/3 करेंगे तो ये 1200 आया।
तो ये दोनों वैल्यूज इनके एस की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो एस की वैल्यू हमने स्पेसिंग की वैल्यू पहले 1500 ली, 1500 लेने पर आई की वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू आई आई की वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू लेस देन आई मेन है, आई मेन की वैल्यू थी, आई मेन ऊपर निकाला था हमने, यहाँ पे। तो ये 10 की पावर में है, और वो 10 6 की में है, तो कन्वर्ट करोगे तो वो लेस देन आएगी। तो फिर हमने 2000 लिया, 1500 के बाद में ये भी लेस देन आ रही है, मतलब टी जो है मिनिमम रिक्वायर्ड थिकनेस है। स्पेसिंग फिर 2000 मीटर लिया, और इससे आई कैलकुलेट किया तो ये भी लेस देन आई मीन आ रहा है। तो मतलब इससे ज्यादा लेंगे तो फिर वो ग्रेटर देन आई मीन हो जाएगा। तो इसीलिए हम 2 मीटर ले रहे हैं, तो फिर 200 इंटू 200 इंटू 15 का 4 एंगल सेक्शन प्रोवाइड कर दिए, और स्पेसिंग 2 मीटर दे दी। तो ये कंप्लीट हो गया प्लेट गर्डर। जितना मेरे को समझ में आया वो मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी थी, नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो जो वैल्यूज मतलब कॉन्सेप्ट था वो शायद तक मैं समझा पाया हूँ। तो इतना ही आता था मेरे को, बाकी कुछ गलती वगैरह हुई होगी मेरे से तो मेरे को भी समझा देना कोई चाहे तो। बाकी जिसको समझ नहीं आया ये चीज़ वो रट लेना इस वाले क्वेश्चन को तो एटलीस्ट, क्योंकि मतलब सेम टू सेम चेंज होगा तो या तो ये नंबर चेंज करके देंगे सर, या फिर ये 45 टन को 50 टन या फिर ऐसे कर कुछ चेंज करके दे देंगे। सीडीए की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये 40 मीटर की जगह 30 मीटर 20 मीटर कुछ हो जाएगा। तो इस टाइप से चेंज होगा, वरना क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। ये मतलब काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी बाकी ठीक है फिर, मतलब थैंक यू। थैंक यू तो क्या, मतलब तुम सब बोल देना थैंक यू मेरे को। रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।